नई दिल्ली का पोस एरिया वसंत कुंज, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों की कतार और उनके साथ बनी सुंदर आलीशान कोठियाँ। इन्हीं में से एक कोठी में रहते हैं बिजनेसमैन पुष्कर राज पुरोहित अपने परिवार के साथ। हाँ, कोठी बड़ी है लेकिन परिवार छोटा। छोटा तो नहीं, हाँ, जिसे आज की भाषा में कहते हैं हम दो हमारे दो। जी बिल्कुल, यहाँ भी यही हाल है। पुष्कर राज पुरोहित, उनकी पत्नी अंजलि और दो बेटे, यही है उनका छोटा सा सुखी परिवार। अब सुखी है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आइए मिलते हैं घर की लकी ब्यूटीफुल लेडी, लकी चार्म अंजलि से। जी हाँ, पुष्कर राज पुरोहित ने अपनी पत्नी अंजलि को इन्हीं उपाधियों से नवाजा है। उनका मानना है अंजलि उनके जीवन में उगता सूरज बनकर आई है। पुष्कर राज पुरोहित पहले एक आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन ये नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई। उनके ख्वाब ऊंचे थे, कुछ अपना और बड़ा करने का, इसलिए नौकरी छोड़ उन्होंने छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। 3 साल हाथ पैर मारने के बाद भी सफलता हाथ ना लगी। जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इसी बीच अंजलि से उनका रिश्ता पक्का हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस ने भी उठना शुरू कर दिया। ये अंजलि का भाग्य कहे या पुष्कर की दिन रात की मेहनत। शादी होते ही पहली बार उसको एक बड़ा कंसाइनमेंट मिला। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी सफलता का सारा श्रेय वो अंजलि को देता है। वैसे इसमें दो राहें नहीं कि अगर पति पत्नी में सामंजस्य, तालमेल और प्रेम की भावना हो तो वो घर स्वर्ग समान है। जहाँ पुष्कर अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुँचाने में लगा था, वही अंजलि घर के बाहर भीतर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश और संस्कार दे रही थी। हाँ, इसके साथ साथ वो वक्त पड़ने पर पुष्कर को भी बिजनेस में सलाह मशविरा देती रहती थी। पुष्कर अपनी पत्नी का यूं ही दीवाना ना था। अंजलि एक आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। मध्यम कद, चौड़ा माथा, सुतुआ नाक, रंग गोरा तो नहीं किंतु गेहूं से उजला ही था, और उसकी खूबसूरती पर जो 4 चांद लगाती थी वो थी हिरनी की जैसी उसकी बड़ी बड़ी बोलती नशीली आंखें और दिलकश खनकती सी आवाज़। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर कोई उसका दीवाना रहा था। जो एक बार उसे देख ले मुड़कर वापस जरूर देखता, तो पुष्कर कैसे बच सकता था इस कामिनी के रूप जाल से। अंजलि जितनी सुंदर थी उतनी ही दिमाग से तेज। MBA करने के बाद उसने कुछ समय नौकरी भी की थी। फिर पुष्कर से शादी के बाद भगवान की कृपा से उसे किसी नौकरी की ज़रूरत ही ना रही, क्योंकि एक तो उनका खुद का बिजनेस इतना अच्छा चल निकला था, दूसरा शादी के कुछ महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। पुष्कर के साथ साथ वो भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शादी को 12 साल हो गए थे। आज वो एक सफल बिजनेसमैन की पत्नी और 2 प्यारे से बेटों की माँ है। इतना सुख वैभव देख कोई भी उसकी किस्मत पर रस कर सकता है, लेकिन भगवान ने संपूर्ण सुख तो शायद ही किसी की किस्मत में लिखा हो। धरती पर ऐसा कोई विरला ही इंसान होगा जिसके साथ कोई दुख या परेशानी ना हो। फिर अंजलि इससे इतर कैसे हो सकती थी। ऐसा ही एक दुख भगवान ने उसकी किस्मत में भी लिख दिया था। ये दुख कहो या घाव जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था, लेकिन समय के साथ उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर उसे स्वीकार कर लिया था। और अब तो उसने अपनी जिद और विश्वास से भगवान के फैसले को चुनौती देने की ठान ली थी। आज छुट्टी का दिन था। सभी देर तक सोए थे। अंजलि उठकर टेरेस गार्डन पर आ गई थी। ऊपर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मेड उसके लिए वही चाय व न्यूज़पेपर ले आई। अंजलि ने अभी चाय का पहला घूंट भरा ही था कि उसकी कजिन सिस्टर का फोन आ गया। कुछ औपचारिक बातों के बाद उसकी बहन ने कहा, अंजलि, आज शाम को मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है। एक छोटी सी पार्टी रखी है तो तुम सबको आना है। पार्टी का नाम सुन अंजलि कुछ परेशान सी होते हुए बोली, अरे दीदी, आज इनकी तो एक बिजनेस मीटिंग है और बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। आपको तो पता ही है ना, तो मुश्किल ही आना हो पाएगा। अंजलि, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे सब पता है तू आने से मना क्यों कर रही है, लेकिन यूँ कब तक चलेगा। तू बड़ी हिम्मत वाली है, फिर लोगों की बातों को मन से क्यों लगाती है। और वैसे भी देखो ना,
हमारे सारे रिश्तेदार तो गांव में रहते हैं, यहाँ हम दोनों ही बहनें हैं। अगर तुम नहीं आओगी तो पता है सब क्या क्या बातें बनाएंगे। कहते हैं कि अंजलि तो अब बिजनेसमैन की पत्नी है, हम जैसे छोटे लोगों के घर क्यों आएगी। लेकिन अंजलि, मुझे सब पता है, फिर भी मैं लोगों को कहने से नहीं रोक सकती। किस किस को जवाब दूं? प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आ जाना। अपनी बहन की बात सुन अंजलि ने सहमति दे दी, लेकिन फ़ोन के बाद वो कुछ परेशान सी हो गई। इतनी देर में पुष्कर भी ऊपर आ गया। अंजलि की परेशानी जान वो भी उसे समझाते हुए बोला, हाँ अंजलि, सही तो कह रही है नीता दीदी, तुम्हें जाना चाहिए। आप जानते हो ना कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। फिर भी अंजलि दुखी होते हुए बोली, अंजलि, हम इस तरह समाज से कटकर तो नहीं रह सकते, आना जाना तो पड़ेगा ना। लोग तो कुछ भी कहेंगे, और वैसे भी मेरी अंजलि कब से लोगों के कहने की परवाह करने लगी। पुष्कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो चाय नाश्ता करने के बाद एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आते हैं। हो सका तो मैं भी चलूँगा शाम को तुम्हारे साथ। बहुत दिन हो गए दीदी और भाई साहब से मिले। पुष्कर की बातें सुन अंजलि ने हल्के से गर्दन हामी हिला दी। अंजलि और पुष्कर राजपुरोहित के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा विहान 11 साल का और छोटा विवान 8 साल का। शाम को बर्थडे पार्टी में जाने की बात सुन विवान ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। मम्मी, आप और पापा चले जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है। मन क्यों नहीं कर रहा है हमारे हीरो का? बेटा, आप नहीं गए तो मासी जी को बुरा लगेगा, और बच्चों की पार्टी में बच्चे ही ना जाए तो फिर बर्थडे पार्टी कैसी है? ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन विहान भैया के साथ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है ना उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसे तैयारी करने दो। मम्मी, एग्ज़ाम तो मेरे भी आने वाले हैं, और वैसे भी आप ये एग्ज़ाम का बहाना तो ना ही बनाओ। हर बार एक नया बहाना तैयार रखती हो उसको साथ ना ले जाने के लिए। विवान, ये कैसी जिद है? सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम ये शर्त रख रहे हो। हाँ मम्मी, हमेशा आपकी नहीं चलेगी। मंजूर हो तो बता देना, हम दोनों भाई तैयार हो जाएंगे। कह विवान बिना अपनी मम्मी का जवाब सुने वहाँ से चला गया। विवान की जिद ने अंजलि की परेशानी और बढ़ा दी थी। कोई बात नहीं अंजलि, वैसे विवान सही कह रहा है। अरे विहान को भी तो पार्टी एंजॉय करने दो। आप भी पुष्कर। अंजलि चिंतित हो पुष्कर की ओर प्रसन्न भरी नज़रों से देखते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम दोनों बच्चों को लेकर पहुँचो। मैं तुम्हारे पहुँचने के आधे घंटे बाद ही मीटिंग से सीधा वहाँ पहुँच जाऊँगा। पुष्कर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अंजलि की चिंता इन बातों से कम होने की बजाय और बढ़ रही थी। जब से विहान को अपने पापा से बर्थडे पार्टी में जाने की बात पता चली थी, तब से वो पूरे घर में खुशी के मारे दौड़ता घूम रहा था। विवान को उसने अपनी कितनी ही ड्रेस दिखा दी थी जो वो पार्टी में पहनना चाहता था। विवान भी अपने भाई के साथ जाने की बात सुन कम खुश ना था। इतनी खुशियों के बीच भी अंजलि के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ देखी जा सकती थी। इस बीच उसकी बहन का समय से पहुंचने के लिए 2 बार फोन आ चुका था। 6 बजे वो दोनों बच्चों के साथ अपनी बहन के घर निकली। जाने से पहले उसने पुष्कर को फोन कर दिया था। जवाब में पुष्कर ने उसे कहा कि वो 7 बजे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मीटिंग उसकी दीदी के घर के नज़दीक ही थी। वहां से पहुंचने में उसे 10 मिनट लगने थे और आधा घंटा अंजलि को, अगर ट्रैफिक ना हुआ तो। चलो 20 मिनट की बात है, फिर तो पुष्कर आ ही जाएंगे। ये सोच अंजलि को कुछ तसल्ली हुई। रास्ते में अंजलि को कोई जाम नहीं मिला और 6:30 बजे तक अपनी दीदी के घर पहुंच गई। उसे देखते ही नीता ने उसे गले से लगा लिया। कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर, शुक्र है तू आई तो, वरना मैं तो सोच रही थी कि इस बार भी तू गच्चा दे जाएगी। अरे वाह, मेरे दोनों शैतान तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नमस्ते मासी जी, विवान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा तो विहान ने भी उसे देख खुश होते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। अरे जीते रहो मेरे बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे, तुम सदा खुश रहो। नीता प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, चल बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नीता अंजलि का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, नहीं नहीं दीदी, मैं अभी चाय पीकर ही चली थी। आप बताइए किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो। अरे अरे रहने दे भाई, ये पाप मत करवाओ हमसे। पुष्कर को पता चल गया कि उसकी मलिका से हमने एक तिनका भी तुड़वाया है तो हमारी खैर नहीं।
दीदी, आप भी कैसी बातें करते हो? क्या मैं अपने घर में काम नहीं करती? अंजलि अपनी बहन की बात सुन हंसते हुए बोली। करती होगी भाई, करती होगी, लेकिन यहाँ तो तू आराम से बैठ, सब अरेंजमेंट कैटरिंग वाले कर रहे हैं। इस बार मैंने तेरे जीजा जी को कह दिया था कि मैं कुछ नहीं करने वाली, बस बैठकर आराम से पार्टी एंजॉय करूंगी। बस भाई, इस बार पता नहीं किस मूड में थे कि सब इंतजाम करवा दिया। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा लोग तो नहीं, करीबी ही है सारे। तब तक हम दोनों बहनें आराम से बातें कर लें। कितने दिन हो गए इकट्ठे बैठे हुए, इस घर गृहस्थी के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि चाहकर भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। हाँ दीदी, ये आप सही कह रहे हो। देखो ना, घर में काम करने के लिए इतने नौकर चाकर है, फिर भी इन बच्चों के कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है। बच्चों की बात जुबान पर आते ही अंजलि का ध्यान अपने दोनों बच्चों पर गया। दीदी, बच्चे कहाँ गए? कहीं नहीं गए, अपने बड़े भाई के साथ, यानी कि तेरे बड़े भांजे के साथ चारों दूसरे कमरे में आराम से टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे हैं। दीदी, मैं उनके पास ही जाती हूँ, परेशान हो जाएंगे वो उन दोनों शैतानों को संभालने में। तू आराम से बैठ, उनकी चिंता मत कर। चारों भाई आराम से वीडियो गेम खेल रहे हैं। मैंने वहीं पर उनके लिए खाने पीने का सामान पहुंचा दिया। दीदी, वो अकेले क्या? अंजलि, अब वो दोनों इतने भी छोटे नहीं है कि हरदम तेरी उंगली पकड़े रहे। उनको थोड़ा सा फ्री भी छोड़ा कर, बहुत समझदार है दोनों। नीता की बातें सुन अंजलि चुप हो गई और उसकी बातें सुनने लगी, लेकिन ध्यान उसका अपने दोनों बच्चों की ओर ही था। कुछ देर बाद ही मेहमान आने शुरू हो गए और नीता उनकी मेहमान नवाजी में लग गई। नीता को बिजी होते देख अंजलि जल्दी से अपने बच्चों के पास चली गई। उसे देखकर राहत मिली कि दोनों बच्चे आराम से नीता के बच्चों के साथ मजे से वीडियो गेम खेल रहे थे। वो भी वहीं बैठ गई और उनके साथ बातें करने लगी। कुछ देर बाद ही नीता अंजलि को ढूंढती हुई कमरे में आई और उसे वहां बैठा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यहीं बैठी है? चल भाई, मेहमान आ चुके हैं, सब तुझसे मिलना चाहते हैं। फिर अपने बड़े बेटे की ओर देखते हुए बोली, आर्यन, जरा छोटे का मुंह सुधार, इसे बाहर ले आ। पता नहीं तुम लोग क्या पूरा दिन इस वीडियो गेम में लगे रहते हो। तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है और तुम्हें इसके आगे कुछ सूझता ही नहीं। जल्दी कर बेटा, पापा केक कटवाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। हाँ मम्मी, बस आप चलो, मैं कार्तिक को लेकर अभी आता हूँ। अंजलि, उठना, बैठी रहेगी क्या? मैं भी बच्चों के साथ ही आती हूँ दीदी। फिर वही बच्चों की रट, अरे बच्चे आ जाएंगे तो चल मेरे साथ। ना चाहते हुए भी अंजलि को नीता के साथ बच्चों को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। नीता ने बाहर बैठे मेहमानों से अंजलि का परिचय करवाया। सभी रिश्तेदार व नीता के दोस्त उससे गर्मजोशी से मिले। अंजलि ने भी नम्रता से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वैसे कुछ लोगों को तो वो पहले से जानती थी, हाँ कुछ नए थे। थोड़ी देर में केक काटने की अनाउंसमेंट हो गई। बच्चे बाहर आ चुके थे। अंजलि की नज़र दरवाजे पर ही थी, तभी उसे पुष्कर आता हुआ दिखाई दिया। पुष्कर को देख उसकी जान में जान आई। सामने खड़ी नीता व उसके पति ने पुष्कर का हाथ हिला अभिवादन किया और इशारों में ही पुष्कर से कहा कि वो केक काटने के बाद उसके पास आते हैं। पुष्कर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और उन्हें तकल्लुफ ना करने का इशारा करते हुए जाकर अंजलि और बच्चों के पास खड़ा हो गया। नीता का बड़ा बेटा आर्यन दोनों बच्चों को आगे बुलाने के लिए आया तो अंजलि प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, ये दोनों मेरे पास खड़े हैं। नहीं मासी जी, इन्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। चलो विहान, चलो विवान। अच्छा विवान, तुम भैया के साथ चले जाओ, विहान को यहीं रहने दो। अंजलि उसे आंखों ही आंखों में कुछ समझाते हुए बोली, ठीक है मम्मा। मध्यम मध्यम संगीत चल रहा था। इसी बीच तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कार्तिक ने केक काटा। विहान भी इस खुशनुमा माहौल में लोगों के साथ खुश होते हुए खूब जोर जोर से तालियां बजा रहा था। पुष्कर और अंजलि भी विहान के साथ तालियां बजाते हुए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। तभी पुष्कर का फोन आ गया। अंजलि को 2 मिनट में आने की कहे वो फोन सुनने के लिए बाहर आ गया। अंजलि तो विहान को इतना खुश देख उसके साथ हैप्पी बर्थडे गीत पर हल्का हल्का डांस करते हुए झूमने लगी। सामने खड़ा विवान भी अपने भाई को चेयर्स कर रहा था कि इतनी जोर में धमाका हुआ। हाँ, ये गुब्बारा फटने की आवाज थी। बच्चों ने केक काटते ही वहां लगे हुए गुब्बारे फोड़ने शुरू कर दिए, जिसे सुन अंजलि व विवान एकदम से चौंक गए। विवान तो डर के मारे अपनी मम्मी से चिपक गया। स्टॉप दिस,
विवान बच्चों को रोकने लगा, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। अंजलि विहान को लेकर जैसे ही बाहर जाने लगी, उसने जोर से चीखते हुए अंजलि से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से अपनी छोटी छोटी आंखें निकालता हुआ 2 बच्चों को जोर से धक्का दे गिरा दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। विहान गुस्से से सभी को देख रहा था, बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए अपने बालों को नोच रहा था। अंजलि जैसे ही उसे पकड़ने लगी, वो जोर से जमीन पर गिर गया। उसके इस रूप को देखकर सभी बच्चे सहम गए और कुछ छोटे बच्चे तो डरकर रोने लगे। विहान जल्दी से पापा को बुलाओ, जल्दी से पापा को बुलाओ, कहते हुए अंजलि विहान को संभालने लगी। छोटा सा विहान अपने भाई की हालत देख सहम गया था। इतनी देर में पुष्कर भी अंदर आ गया और विहान को जमीन पर लेट झटपटाते देख सब समझ गया। पुष्कर जल्दी चलो, विहान की तबीयत सही नहीं। ये सब कैसे हुआ? अभी तक तो ठीक था। पुष्कर उसे गोद में उठाने की कोशिश करते हुए बोला। वो बच्चों ने गुब्बारे, कहते हुए अंजलि के शब्द गले में ही अटक गए। विहान पुष्कर की गोद में भी अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी लंबी जीभ और फटी हुई आंखें देख बच्चे डरे हुए थे। सॉरी अंजलि, वो बच्चों ने, नीता व उसका पति सफाई देते हुए बोला। तभी पीछे से एक महिला, जिसके बच्चे को विहान ने गिरा दिया था, चिल्लाते हुए बोली, नीता, बर्थडे पार्टी में बच्चे ये सब तो करेंगे ही। अगर इनके बच्चे को इन चीज़ों से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो इसे बर्थडे पार्टी में लेकर क्यों आए? हाँ, मंजरी सही तो कह रही है। अरे देखो तो, सभी बच्चों का चेहरा डर के मारे कैसे सफ़ेद पड़ गया है। ऐसे बच्चों को तो घर में ही बंद रखे या किसी पागल। कहते कहते वो महिला चुप हो गई। पुष्कर विहान को गोद में उठा, लोगों की बातों को अनसुना करते हुए बाहर निकल गया। अंजलि भी उसके पीछे पीछे थी, लेकिन जाते हुए लोगों की आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी। बड़े लोग हैं तो क्या हुआ, दूसरों की पार्टी खराब करेंगे। डर के मारे सभी बच्चों को कुछ हो जाता तो। नीता, तुम्हें तो सब पता था, फिर भी ऐसे बच्चे को कोई पार्टी में लेकर जाता है क्या? प्लीज़ आप सब चुप हो जाइए, ऐसी बातें ना करें। मेरी बहन वैसे ही परेशान है और आपकी बातें सुन उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। लोगों की बातें अंजलि के सीने को तीर की तरह भेद रही थी। वो जल्दी से जल्दी अपने बेटे के साथ घर पहुंच जाना चाहती थी और कुछ देर बाद ही वो लोग अपने घर थे। रास्ते भर अंजलि, विहान व पुष्कर विहान को प्यार से समझाते रहे। उनकी बात सुन विहान को शांत हुआ। वो रोते हुए बोला, मम्मी, गुब्बारा, और फिर डरकर अंजलि की गोद में दुबक गया। अंजलि की गोद में लेटे लेटे उसे नींद आ गई। पुष्कर ने उसे अपनी गोद में उठा, उसके कमरे में जाकर लेटा दिया। विहान भी अपने भाई के साथ ही लेट गया। पुष्कर अपने कमरे में आया तो अंजलि रो रही थी। पुष्कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज अंजलि, लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो उसे जानते ही कितना है। तुम्हें तो पता है ना, हमारा विहान दुनिया का सबसे समझदार बच्चा है। बोलो, सही कह रहा हूँ ना मैं? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। पुष्कर, लोग इतने संग दिल कैसे हो सकते हैं? किसी की भावनाओं की उन्हें कोई कदर नहीं, एक पल नहीं लगाते। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में माना मेरे बेटे में कमी है, लेकिन जो वहाँ खड़े थे वो तो सब सही थे। फिर भी ऐसी मानवीय बातें, इसलिए तो मैं ऐसी बेरहम दुनिया से अपने बेटे को दूर रखती हूँ, कहते हुए अंजलि फिर से सुबकने लगी। पुष्कर ने उसे कुर्सी पर बैठा पानी दिया। अच्छा चलो अंजलि, कुछ खा लो और बच्चों को भी खिला दो। मेरा बिल्कुल मन नहीं है पुष्कर, मैं बच्चों के कमरे में जा रही हूँ। चलो आज हम सब वहीं बैठकर खाना खाएंगे, कह पुष्कर ने मेड को बच्चों के कमरे में खाना लाने के लिए कह दिया और वो दोनों बच्चों के पास चले गए। दोनों जब बच्चों के कमरे में पहुंचे तो देखा बच्चे सो चुके थे। अंजलि को पता था दोनों ने वहां पर काफ़ी कुछ खा लिया था और वैसे भी विहान को इस समय उठाया तो वो और बिफर जाएगा। खाना खाने के बाद पुष्कर अपने कमरे में चला गया, लेकिन अंजलि बच्चों के साथ ही लेट गई। पुष्कर ने उसे अपने साथ चलने के लिए जिद भी नहीं की। वो जानता था कहेगा भी तो अंजलि नहीं जाएगी। अंजलि चुपचाप बच्चों को सोते हुए निहारती रही। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों। कोई देखकर कहेगा कि दोनों में कोई फर्क भी है। विहान तो बिल्कुल उस पर गया है। नहीं, वो उस जैसा तो बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत मासूम है, दुनियादारी से बिल्कुल अलग। और वो तो
अंजलि ने मन में फन उठाने की कोशिश कर रहे उन विचारों को झटके से दूर पटक दिया। वो बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उनके साथ लेट गई। शाम की घटना से उसके सिर में बहुत दर्द था। सोने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ चाहकर भी वो उसे भुला नहीं पा रही थी। बल्कि आज की घटना ने तो उसे पिछली वो सारी बातें याद दिला दी थी जिसे उसने अपने मन के भीतर कहीं दफन कर दिया था। पागल, मंदबुद्धि, अरे उसे घर में क्यों रखा है? उसे तो पागल खाने भेज दो या जहाँ मंदबुद्धि बच्चे रहते हैं उनके साथ रखो। पर वो बच्चा तो नहीं, माना उसमें बच्चे जितना दिमाग है, लेकिन है तो 25 साल का युवक। नहीं, मेरा भाई पागल नहीं, कैसे सागर चीखते हुए बोला था। अगर मेरा भाई पागल है तो तुम्हारा बेटा, उसे क्या कहोगी? क्या वो पागल नहीं है? हाँ, वो भी पागल है। क्या उसे भेज सकती हो तुम पागल खाने? रख सकती हो अपने से अलग मंदबुद्धि बच्चों के साथ? बोलो अंजलि बोलो, सागर चीखते हुए उससे जवाब मांग रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा पागल नहीं, ना वो मंदबुद्धि है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। अंजलि लगभग चीखते हुए उठी। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो पसीने से तरबतर थी। ये सपना था। ओहो हे भगवान, ये सपना था। उसने विहान की ओर देखा। विहान उसके पास ही सो रहा था। उसने विहान और विवान के माथे को चूम लिया। वो बिस्तर से उठ गई, एक गिलास पानी पिया और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। आज की घटना और इस सपने ने उसकी पिछली यादों को ना चाहते हुए भी उसके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। सागर, हाँ यही तो नाम था उसका, जिसे वो दिलो जान से प्यार करती थी। और वो भी तो उसे क्या कम चाहता था। कॉलेज में साथ रहते हुए दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, और प्यार भी इतना गहरा कि दोनों ने पूरी जिंदगी साथ रहने का एक दूसरे से वादा कर लिया था। अंजलि को पता था उसके घर वाले दकियानूसी नहीं, फिर भी इतना चाहेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा व अच्छी नौकरी कर रहा हो। इसलिए दोनों ने जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, अपने घर वालों को इस रिश्ते की भनक ना लगने दी। दोनों ने ही MBA किया था, और दोनों को ही MBA करते ही अलग अलग कंपनियों में अच्छी जॉब मिल गई। नौकरी लगने के कुछ महीने बाद ही अंजलि ने कहा, सागर, मेरे घर वाले मेरे रिश्ते की जल्दी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम इंतज़ार करते रह जाओ और मेरी डोली कोई और ले जाए। ऐसे कैसे किसी और की होने देंगे तुम्हें? भाई इतने साल इंतज़ार किया है। मैं तो कब का तुम्हें अपनी दुल्हन बना चुका होता, लेकिन तुम्हारी ही शर्त थी कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। चलो हो गए हम अपने पैरों पर खड़े, अब तो बस चटमंगनी पट ब्याह। सागर अपने मजाकिया अंदाज में बोला था। ओ हो, इतना विश्वास है जनाब को, जैसे कि आप जाओगे और मेरे मम्मी पापा तुरंत मान जाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है बंदे में? इतना टॉल हैंडसम लड़का चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा उन्हें। ओ हो, बड़ी गलतफहमी है तुम्हें अपने बारे में। कोई गलतफहमी नहीं मैडम, इसका जीता जागता सबूत तुम हो। और मेरी मम्मी तो कहती है मेरा बेटा आज अगर फिल्म में चला जाए तो खड़े खड़े सब हीरो ले लेंगे उसे। ओहो, ये गलतफहमी आपकी मम्मी ने डाली है आपके दिमाग में। अच्छा, मम्मी से याद आया, तुम पिछले संडे कह रहे थे ना मम्मी जी मुझसे मिलना चाहती है, तो चलो आज चलते हैं। मैं भी तो चलकर देखूं अपनी होने वाली सासू माँ, देवर और ससुराल को। हाँ चलो यार, मम्मी तो कब से तुमसे मिलना चाह रही है, देखकर तुम्हें खुश हो जाएगी। और जो दिन उसकी जिंदगी का एक यादगार दिन बनने वाला था, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से एक मनहूस दिन बनकर रह गया। क्या हो गया था उसे? कैसे वो इतनी खुदगर्ज हो गई थी? कहाँ मर गई थी उसकी सारी भावनाएं? सागर की मम्मी उसे देखकर कितनी खुश हुई थी, उसकी तारीफ करती और उसे आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। कितना कुछ बना डाला था उन्होंने उसके लिए इतने थोड़े समय में। सागर, तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा, मुझे उससे भी मिलना है। बहुत बातें सुनी है उसके बारे में तुमसे। अरे बेटा, वो अपने कमरे में कुछ ज़रूरी काम कर रहा है, अभी आ जाएगा। जब तक तुम खाओ पियो। बस मम्मी जी बहुत खा लिया, लक्ष्य भैया से मिल लूँ फिर चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। वो ये सब बातें कर ही रही थी कि सागर लक्ष्य को ले आया। अंजलि को लक्ष्य कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो सामान्य नहीं दिख रहा था। चलते हुए भी उसकी चाल में एक लचक थी। सिर सामान्य से बड़ा
और आंखें छोटी। सागर ने अपने भाई का परिचय अंजलि से करवाया तो वो खुश होते हुए बड़ी मुश्किल से नमस्ते बोल पाया। सागर ने उसे अंजलि के पास वाले सोफे पर बैठा दिया। लक्ष्य बैठा हुआ बार बार अपनी गर्दन को हल्का हल्का हिला रहा था। खाते हुए भी वो सामान छोटे बच्चे की तरह गिरा रहा था। सागर व उसकी माँ उससे कितने आराम से बातें कर रहे थे, लेकिन अंजलि को ये सब बड़ा असामान्य लग रहा था। इतना तो उसे पता चल गया था कि लक्ष्य मंद बुद्धि है। इतनी देर में सागर के घर के बाहर से एक बारात गुजरी और जलते उसमें बम पटाखों के धमाके की आवाज़ सुन लक्ष्य एकदम से सहम गया। लगातार जलने वाले पटाखों की आवाज़ सुन शांत लक्ष्य ने एकदम से उग्र रूप धारण कर लिया। उसका चीखना चिल्लाना देख अंजलि के मुंह से चीख निकल गई। सागर अपने भाई को संभालने लगा। अंजलि ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर भागी। सागर और उसकी माँ ने उसे रोकने के लिए कितनी आवाज़ें लगाई, लेकिन वो रुकी नहीं और चली गई, उसके घर से और उसकी जिंदगी से भी। आज की तरह उस रात भी कहाँ वो चैन से सो पाई थी। सारी रात विचारों का झंझावत उसे परेशान करता रहा। समझ नहीं आ रहा था क्या करे, दिल की सुने या दिमाग की। इसी ऊहापोह में पूरी रात आंखों में कट गई थी और आखिर में एक कठोर निर्णय लेने के बाद वो बिना सोए सुबह जल्दी ही उठ बैठी थी। जैसे कि हर रोज उसके पहुंचने से पहले ही सागर उसके इंतजार में खड़ा मिलता था। आज भी उसे खड़ा पाया। सागर ने उसे देखते ही अपने रोज के अंदाज में गर्मजोशी से गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन वो उसकी ओर बिना देखे रूखा सा जवाब दे अपने कैबिन में चली गई। सागर को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच से पहले एक दो बार और अंजलि उससे टकराई, लेकिन हर बार उसने अंजलि द्वारा खुद को इग्नोर करते ही पाया। लंच के समय सागर उसके कैबिन में आया और बोला, क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? सुबह से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, और तबीयत सही है मेरी। फिर ये बेरुखी क्यों डियर? क्या हमसे कोई खता हुई? सागर अपने उसी मजाकिया अंदाज में बोला। सागर, तुम हर बात को मजाक में कैसे ले सकते हो? कभी तो सीरियस हुआ करो। लो जी, हो गए सीरियस। अब जल्दी से अपनी उदासी का कारण बताओ। तुम मुझसे यूं मुंह फुलाए अच्छी नहीं लगती। सागर, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे भाई को कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मेरे भाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्या बताता? सही कह रहे हो, उसे देखकर तो लग नहीं रहा था कि वो नॉर्मल है। अच्छा, वो अंजलि मेरा भाई मेरे तुम्हारे जितना ही अच्छा है, और हाँ, पढ़ा लिखा भी है, सब समझता है वो, बस दुनियादारी से अनजान है, या यूं कहूँ बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसमें दिमाग अभी छोटे बच्चे जितना ही है। और हाँ, जैसे हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, तो बस मेरे भाई को तेज आवाज़ से डर लगता है, इसलिए हम उसे इन चीज़ों से दूर रखते हैं। इसमें छुपाने और बताने जैसी कोई विशेष नहीं लगी मुझे, और कभी जिक्र भी नहीं हुआ इन बातों का, इसलिए नहीं बताया। सागर, तुम अपने भाई की कमी को छुपा रहे हो। वो हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है। उसकी हरकतें नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं, बल्कि पागलों जैसी हरकतें कर रहा था वो। अंजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने बताया ना तुम्हें, वो तेज आवाज़ से डरता है। हाँ, हमारे तुम्हारे जितना दिमाग नहीं, मंद बुद्धि है वो, लेकिन मंद बुद्धि पागल नहीं होते। अपना सारा काम खुद करता है वो, बस उसे थोड़ा बच्चों जैसी विशेष देखभाल और हाँ, प्यार की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। यह सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, वरना कोई भी उसे देखकर। अंजलि, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? सागर लगभग चीखते हुए बोला। दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर अपने आप को थोड़ा सा सहज करते हुए सागर अंजलि का हाथ थामते हुए बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को। मम्मी और मैं परसों संडे को तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। सागर, ये रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? और ये शर्त की बात कहाँ से आ गई अंजलि? आज से पहले तो तुमने भी मुझे बहुत कुछ नहीं बताया था सागर। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद उस घर में तुम्हारे भाई के साथ रहने के लिए नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? वहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ? कहीं भी। हम दोनों अच्छा कमाते हैं, अपनी कमाई से 1-2 साल में घर खरीद लेंगे। मुझे मम्मी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे साथ रह सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के साथ कभी नहीं। कैसी बातें कर रही है अंजलि?
क्या दिक्कत है तुम्हें उससे? तुम उसे जानती ही कितना हो। कुछ पलों की मुलाकात में तुमने उसके प्रति अपने मन में इतनी गलतफहमी पाल ली। बहुत अच्छा है मेरा भाई, भोला भाला, एक छोटे बच्चे की तरह। सागर, तुम समझते क्यों नहीं? वो पागल है और वो बच्चा नहीं, 22 साल का युवक है। उसकी भी कुछ फीलिंग्स होगी, तुम्हें पता है। ऐसा इंसान अकेले में। आगे तुम खुद समझदार हो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो परसों अपनी मम्मी के साथ आ सकते हो, वरना। वाह अंजलि वाह, मुझे नहीं पता था तुम इतनी स्वार्थी व संगदिल हो, जिसके दिल में मेरे लिए तो जगह है लेकिन मेरे परिवार के लिए नहीं। लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि तुम्हारे स्वार्थी प्यार के लिए अपनी माँ के निस्वार्थ प्रेम को भूल जाऊं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी कुर्बानियाँ दी। नहीं, कभी नहीं। मेरी माँ और मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ साथ उन्हें भी स्वीकार करना होगा। तुम अभी गुस्से में हो, आराम से इस बारे में सोच लो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण तुम्हें उम्र भर पछतावा रहे। सागर, मैंने जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने परिवार की परवाह है तो मुझे भी तुमसे रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बता देना। वैसे मैं और मेरे घर वाले ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करेंगे। अपना कठोर फैसला सुना अंजलि कैबिन से बाहर निकल गई। सागर वहीं जड़बत बैठा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसकी वही अंजलि थी जो कभी उसके साथ जीने मरने और हर सुख दुख में साथ निभाने की कस्में खाती थी। आज उसे यूं अकेला छोड़ बिना उसकी भावनाओं को समझे आगे बढ़ गई। फिर भी सागर को आस थी कि शायद अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 दिन हो गए थे दोनों को एक दूसरे से बातचीत किए। दोनों ही अपने अपने फैसले पर अड़िग थे। सागर के मुरझाए चेहरे को देख जब उसकी माँ को सारी बातों का पता चला तब वो सागर के लाख मना करने के बाद भी अंजलि से अकेले में मिलने गई। अंजलि को आज भी याद है कैसे सागर की माँ उसे अपनी ममता का वास्ता दे रही थी। उसके सामने झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियों के लिए आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन वो तो अपनी खूबसूरती और पूर्णता के मद में चूर थी। उस समय उसे उसके आंसू व माँ की ममता की कीमत समझ नहीं आ रही थी। सागर की माँ की आंखों के आंसू सूख गए, लेकिन वो नहीं पिघली। चलते हुए बस उसने हाथ जोड़ इतना ही कहा था, बेटा, भगवान तुझे इस दोराहे पर खड़ा ना करे जहाँ एक तरफ दुनियादारी हो और एक तरफ माँ की ममता। कभी अगर ऐसा हुआ तो तुझे पता चलेगा दुनियादारी पर माँ की ममता भारी पड़ती है। कह वो रोती हुई वहाँ से चली गई थी। एक माँ का दिल दुखाया था मैंने, उसकी ममता का मोल नहीं समझा। अपने दम में इतना चूर थी कि खुद के आगे मुझे हर कोई बोना नजर आने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हे भगवान, मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मिली, लेकिन क्यों? कसूरवार तो मैं थी, फिर उस मासूम को सज़ा क्यों? सोचते सोचते अंजलि का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया। सागर को अंजलि की वापसी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उस दिन के बाद वो भी ख़त्म हो गई। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग। साथ काम करते हुए दो अजनबी थे वो अब। और कुछ 1-2 महीने बाद ही पुष्कर ने अंजलि को एक शादी समारोह में देखा और उसकी सुंदरता पर अपना दिल गवा बैठा। उसने बिना समय गवाए अपने परिजनों के साथ अंजलि के लिए अपने रिश्ते का पैगाम भेजा, जिसे अंजलि व उसके घर वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ना करने की कोई गुंजाइश भी तो नहीं थी। अच्छा खाता पीता परिवार, नौकरी के साथ साथ वो बिजनेस भी कर रहा था और देखने में भी अच्छा खासा। हाँ, सागर के आगे कहीं नहीं ठहरता था। ये बात अंजलि पहली ही मुलाकात में जान गई थी, लेकिन उसे ये पता था रंग रूप से ज़्यादा आज के समय में पैसे की अहमियत है, जिसमें पुष्कर राजपुरोहित का पलड़ा भारी था। और सबसे बड़ी बात, पुष्कर भी उस पर ऐसे ही फिदा था जैसे सागर, और वो दीवानगी आज तक बरकरार है। अंजलि ने अपनी सगाई की मिठाई ऑफिस में बांटी। सागर को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके इतने सालों की मोहब्बत को अंजलि ने इतनी जल्दी भुला दिया। उसे ये भी पता चल गया था कि 2 महीने बाद ही उसकी शादी भी है। इस बीच सागर ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। अंजलि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो अच्छा ही लगा कि अब उसका सामना सागर से नहीं होगा। जल्दी शादी कर वो दिल्ली आ गई। स्वर्ग से सुंदर घर
और उससे कहीं ज़्यादा प्यार करने वाला पति जो मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर फरमाइश पूरी करने को तैयार रहता था। इस सुख और वैभव की तो उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सागर उसके लिए एक अतीत का पन्ना था जिसे उसने अपनी जिंदगी की किताब से कब का फाड़कर फेंक दिया था। अपने वर्तमान और उसके सुख और ऐशो आराम से बहुत खुश थी वो, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक कहाँ टिक पाई। शादी के कुछ महीनों बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी ही रहती थी। डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट बोल दिया था। हर महीने उसे चेकअप के लिए जाना पड़ता। डॉक्टर से इतना तो पता चल गया था कि उसकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इतना ये नहीं पता था उसे। अभी उसे 7वां महीना ही लगा था, लेकिन इस दौरान उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहने लगा और एक दिन तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो बेहोश हो गई। जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब बीपी कंट्रोल में नहीं आया तो ना चाहते हुए भी डॉक्टरों को 7वें महीने में ही उसकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी, वरना माँ और बच्चे दोनों की ही जान को खतरा था। होश में आने के बाद अंजलि ने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। उसे बच्चा दिखाई नहीं दिया। वो घबराती हुई पास खड़ी नर्स से बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? कॉन्ग्रेचुलेसन मिसेज राज पुरोहित, आपने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। क्योंकि आपका बच्चा प्री मैच्योर है, इसलिए उसे अलग से नर्सरी में रखा गया है। सुनकर अंजलि ने राहत की सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मेरा बेटा ठीक है ना? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? डॉक्टरों की निगरानी में है वो अभी। हाँ, मिल जरूर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप ही काफ़ी कमज़ोर हो। इतनी देर में पुष्कर अंदर आ गया। अंजलि को होश में आया देखकर प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, कैसी हो अंजलि? मैं ठीक हूँ। हमारा बेटा कैसा है? आपने देखा? कैसा लगता है वो देखने में? किस पर गया है? वो भी अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पुष्कर अपने चेहरे के भाव छुपा चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोला, पुष्कर, मुझे उसके पास ले चलो ना। डॉक्टर से बात करो, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। अंजलि बच्चों की तरह हट करते हुए बोली। तभी एक नर्स थोड़ा हड़बड़ाते हुए कमरे में आई और पुष्कर को बुलाकर ले गई। नर्स की हड़बड़ाहट देख अंजलि का दिल बैठ गया। बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आने लगे। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी लाचारी पर उसके आंसू निकल आए। उसके बाद भी कमरे में डॉक्टर व नर्स उसका चेकअप करने व दवाई देने आई, लेकिन सभी उसकी बातों का गोल गोल जवाब देकर चलते बने। अब तो अंजलि को लगने लगा था कि जरूर कोई ना कोई बात तो है जो सब उससे छुपा रहे हैं। क्या बात है पुष्कर? 2 दिन से देख रही हूँ, ना तुम मेरी बातों का सही जवाब देते हो, ना डॉक्टर। मुझे मेरे बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? तुम सब क्या छुपा रहे हो मुझसे? हमारा बच्चा है भी। कहते हुए अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि, संभालो अपने आप को, सब सही है। बस तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाह रहा था। अच्छा, तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो, चलो, लेकिन तुम उसे दूर से ही देख सकती हो। लेकिन क्यों? माँ हूँ मैं उसकी। मुझे अपनी गोद में लेने और छाती से लगाने का पूरा अधिकार है उसे। हाँ अंजलि, तुमसे कोई तुम्हारा अधिकार नहीं छीन रहा, बल्कि ये सब हमारे बेटे की बेहतरी के लिए ही है। समय से पहले आया है वो, इसलिए उसे खास देखभाल की ज़रूरत है। इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए उसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हम सब उसे गोद में खिलाएंगे और घर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पुष्कर से सारी बात सुन अंजलि ने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अपने बेटे को उसने बाहर से ही देखा। वाकई में ही बहुत कमज़ोर था वो, लेकिन कितना प्यारा, बिल्कुल रुई के फोहे की तरह। अंजलि का मन किया कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठाकर चूम ले, लेकिन उसने अपनी ममता को अपने बेटे की बेहतरी के लिए मन में ही दबा लिया। 10 दिन बाद उसे तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उसके बेटे को नहीं। पुष्कर सुबह शाम अपने बेटे से मिलने जाता। अस्पताल से लौटते ही वो उसके सामने उत्सुकता से सवालों की झड़ी लगा देती और उस पर वो बस हाँ हूँ में जवाब देता। उसके चेहरे पर कोई भाव ना रहते। धीरे धीरे अंजलि को लगने लगा था कि हो ना हो पुष्कर उससे कुछ छुपा रहा है। फोन पर भी तो डॉक्टर से बात करते हुए कैसे परेशान हो जाया करता है। अंजलि ने कितनी बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो
सब कुछ सही है का बहाना बनाकर टाल जाता। और आखिर वो दिन भी आ गया जब उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी ना की थी। उसने कभी सपने में भी ना सोचा था कि जिंदगी उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ से उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कितनी खुश थी वो उस दिन, खुश हो भी क्यों ना। 1 महीने बाद उसका बेटा अस्पताल से घर जो जा रहा था, अपने बेटे से मिलने, उसे छाती से लगाने, प्यार करने और न जाने कितनी ही बातें सोच सोच कर अंजलि बोराई सी जा रही थी। आज ही तो सही मायने में वो माँ बनेगी। अपने बेटे के स्वागत के लिए उसने पूरे घर को फूलों से सजवा दिया था। उसके स्वागत की बहुत ही जोरदार तैयारियां की थी उसने। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर और डॉक्टरों की बात सुन अंजलि को ऐसा सदमा लगा कि वो खुद को संभाल ना सकी और बेहोश हो गई। उसके होश में आने पर डॉक्टर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था, संभालिए अपने आप को, हौसला बनाए रखिए, आप ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर इसे। मैंने कहा ना, अगर आपका बच्चा 6 महीने सरवाइव कर जाता है फिर तो कोई खतरे की बात नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि जन्म से पहले और प्रीमेच्योर होने के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था ये। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अंजलि में और सुनने की ताकत ना बची थी। वो अपने बेटे को सीने से लगा बाहर निकल गई। हाँ, डॉक्टर्स के उस लेकिन का जवाब उसे बीते समय के साथ जरूर मिल गया था। कई दिनों तक अंजलि को डॉक्टरों की बातों पर विश्वास ना हुआ। कितना प्यारा, कितना सुंदर बच्चा, भला क्या कमी हो सकती है इसमें। जरूर डॉक्टर्स को कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, गलत डॉक्टर नहीं, वो थी। वैसे भी एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा ही दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा बच्चा रहा है, चाहे उसमें लाखों कमी हो। फिर ये तो उसके किए कर्मों की सजा पाने के लिए ही दुनिया में आया है। सोचते सोचते अक्सर अंजलि फूट फूट कर रोने लग जाती। वो चाहकर भी पुष्कर को अपनी पिछली बातें नहीं बता पा रही थी। पता नहीं वो उसे किस रूप में ले। उसको दुखी देखकर पुष्कर को तो यही लगता था कि शायद वो अपने बेटे के दर्द व तकलीफ से परेशान है। पुष्कर हमेशा उसे तसल्ली देते हुए कहता, अंजलि, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, देखना ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारा साया बनकर। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाऊंगा, कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा अपने बेटे के इलाज कराने में। और सच में पुष्कर ने अपने बेटे के इलाज में कोई कमी ना छोड़ी। जहाँ कहीं उन्हें बेहतर इलाज की संभावना दिखी वहीं लेकर दौड़े। उसके साथ साथ दोनों ने हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अपने बेटे की सलामती के लिए झोली फैला फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना की। जहाँ दोनों इतनी नन्ही सी जान को इतनी सी उम्र में इतने दर्द से गुजरता देख पीड़ा से तड़फ रहे थे, वही सबसे ज़्यादा उन्हें लोगों का उनके बेटे के प्रति असंवेदनशील रवैया दुखी करता। पुष्कर के सामने तो कोई कुछ ना कहता। हाँ, अंजलि से सभी नाते, रिश्तेदार व जानने वाले सांत्वना देते हुए दबी जुबान में ये जरूर कहते, सुनकर बड़ा दुख होता है, हम तो भगवान से यही चाहते हैं इसे लंबी उम्र दे। लेकिन अंजलि ये सही भी हो गया तो ये तो क्या जहरीला बाण अंजलि के सीने में तीर की तरह चुभ जाता। किसी से कुछ ना कहती, बस उन लोगों की घटिया मानसिकता पर हैरान थी। कैसे कोई एक माँ के सामने ऐसी बातें कर सकता है। अरे तुम्हें संभालना है, मेरा बच्चा है, मैं संभालूंगी उसे, उसकी परछाई बनकर रहूंगी सारी उम्र उसके साथ। तुम कौन होते हो मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें करने वाले। लेकिन ये सारी बातें उसके मन में ही घुटकर रह जाती। अभी तो बस उसका एक ही उद्देश्य था, अपने बच्चे को मौत के मुंह से खींच कर लाना। और भगवान ने उन दोनों की प्रार्थना सुन ली। विहान अब 9 महीने का हो गया था। डॉक्टर ने अब उसके जीवन को खतरे से बाहर बताया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति उसके जस की तस रहेगी, ये बात भी उन्हें अच्छी तरह समझा दी। इस बार पुष्कर और अंजलि को कोई झटका नहीं लगा। इन 8-9 महीने में जैसे दोनों ने अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार कर लिया था। वो दोनों तो खुश थे कि भगवान ने उनकी सुन ली। अब उनका घर आंगन विहान की किलकारियों से आबाद रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विहान तो अक्सर सोता ही रहता था, दूसरे बच्चों की तरह भूख लगने पर रोता भी नहीं और हंसना। उसकी मुस्कान देखने के लिए तो पुष्कर और अंजलि तरस गए थे। वो बस शांति से लेटा ही रहता। अंजलि समय देखकर उसे दूध पिला देती। बच्चों की तरह भूख लगने पर रोना चिल्लाना ये तो उसने सीखा ही नहीं था।
या यूं कहें कि था भी तो दूसरों से अलग। धीरे धीरे विहान 2 साल का हो गया था। चलना सीख गया था वो, लेकिन अब भी लेटा या बैठा रहता। अंजलि ने उसके लिए कितनी ही तरह के खिलौने लाकर दिए, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी ना था। बातों को सुनकर कोई हाव भाव ना दिखाता, हमेशा शांति रहता था। पुष्कर तो पूरा दिन ऑफिस में रहता और शाम को आकर थोड़ी बहुत देर विहान को गोद में ले लेता। काम के चलते विहान की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा हट गया था, या कहीं उसने स्थिति को स्वीकार कर अपने को व्यस्त कर लिया था। लेकिन अंजलि, उसकी तो पूरी दुनिया विहान के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। और विहान अपने में, अंजलि का कितना मन करता कि वो उसकी गोद में खेले, उसके गले लगे, रूठे और वो उसे मनाए, दूसरे बच्चों की तरह जिद करे। लेकिन नहीं, अंजलि कितना सोचती कि पुष्कर से इन बातों का जिक्र कर उसे परेशान ना करे, लेकिन करे भी तो किससे। अक्सर वो उसके सामने इन बातों को लेकर परेशान हो जाती और रोने लगती। एक दिन ऐसी ही बात पर अंजलि को परेशान देखकर उसे समझाते हुए पुष्कर बोला, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी इसे स्वीकार क्यों नहीं करती? हमारा विहान दूसरों से अलग है, वो भी दूसरे बच्चों की तरह सब कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो। वैसे अंजलि, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, गलत मत समझना, ये मैं विहान के भले के लिए ही चाह रहा हूँ। पुष्कर की बात सुन अंजलि ने कहा, क्या बात है, कहो ना। अपने विहान की भलाई के लिए तो मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। अंजलि, अब हमें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? दूसरा बच्चा कभी नहीं। मैं अपनी ममता दूसरे बच्चे के साथ नहीं बांट सकती, और वैसे भी तुम्हें पता है विहान को कितनी ज़रूरत है मेरी। माना हमने दूसरा बच्चा कर भी लिया तो क्या हम दोनों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? कभी माता पिता भी बच्चों में भेदभाव करते हैं। दूसरे के आने से पहले के प्रति प्यार तो कम नहीं होता उनका। और फिर देखो ना, हो सकता है अपने छोटे भाई के आने से हमारा विहान भी हंसना बोलना सीख जाए। वैसे भी कहते हैं ना, बच्चे बच्चों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बाद भी तो कोई चाहिए जो विहान को हमारी तरह समझ सके, संभाल सके, और विहान जिससे अपने मन की बात कह सके और उसका अपना भाई बहन हो सकता है। अंजलि ने कई दिनों तक इन बातों पर सोच विचार किया। आखिर में वो दूसरे बच्चे के लिए राजी हो गई, लेकिन एक डर उसके मन में अब भी था, कहीं दूसरा बच्चा भी। अंजलि ने अपने मन की शंका पुष्कर के सामने रखी तो एक बार पुष्कर भी डर गया, लेकिन डॉक्टर ने उन दोनों की शंकाओं को निराधार बताते हुए उन्हें अनेक तरह से समझाया। सभी तरफ से आश्वस्त होने के बाद दोनों ने दूसरे की प्लानिंग की, और कंसीव होने के बाद अंजलि डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में ही रही। 9 महीने बाद अंजलि ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। कितनी ही बार दोनों ने डॉक्टर से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और हर बार डॉक्टर ने यही कहा, आप बेफिक्र रहे, आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल व स्वस्थ है। सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। 2 दिन बाद ही अंजलि अस्पताल से घर वापस आ गई। छोटे विवान को देख पहली बार विहान के चेहरे पर मुस्कान आई थी। कितने प्यार से वो उसे सहला रहा था। देखकर पुष्कर और अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छोटा विवान अपने भाई विहान का हमसाया बनकर आया था। जैसा पुष्कर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। विवान के आने से विहान के स्वभाव में काफ़ी बदलाव आया। पहले जहां विहान पूरा दिन चुपचाप बैठकर या सोकर गुजार देता था, वही अब नन्हे विवान की देखा देखी कम से कम रोना, चिल्लाना और मुस्कुराना सीख गया था। हाँ, अंजलि और पुष्कर के काफ़ी प्रयास के बाद भी वो बोलता कम ही था, लेकिन जैसे जैसे विवान बड़ा होता गया उसकी देखा देखी विहान भी अब धीरे धीरे बोलना, हंसना, खेलना और खाना सीखने लगा था। छोटे विवान ने विहान के लिए कब बड़े भाई का रूप ले लिया किसी को पता भी नहीं चला। वो विहान का बड़े भाई की तरह ध्यान रखता, हर काम में उसे अपने साथ रखता, उसके बिना एक कदम आगे ना बढ़ता, हर चीज़ को अपने भाई के साथ मिल बांट कर खाता। विहान भी तो एक मासूम बच्चे की तरह अपने छोटे भाई की हर बात मानता था। एक वही तो था जो माँ के बाद उसके दिल की हर बात बिना कहे समझता था। हाँ, पुष्कर भी जितना समय मिलता बच्चों के साथ बिताने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन उसका बिजनेस अब पहले से ज़्यादा फैल गया था, जिसके चलते वो घर परिवार व बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था।
अंजलि को उससे किसी बात की शिकायत ना थी। वो पुष्कर की परेशानी समझती थी, इसलिए उसने बच्चों के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और अपने आप को अपने बच्चों के साथ व्यस्त कर लिया था। वो दोनों अब उसकी खुशियों का पर्याय थे। उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि विवान अपने भाई का पूरा ध्यान रखता है, उसकी कही अनकही सब बातें समझता है। जब कभी विहान रूठ जाता या खाता पीता नहीं तो एक वही है जो उसको मना सकता है, लेकिन उसके खुशियों भरे संसार से भी तो एक अलग दुनिया है, वो दुनिया जिसमें विहान फिट नहीं बैठता। जब कभी अंजलि व पुष्कर उसे मार्केट या किसी फंक्शन में लेकर जाते तो लोग विहान को अजीब सी नज़रों से देखते। उसे क्या, वो तो उन दोनों को भी सहानुभूति दिखाते। ये सब तो वो फिर भी अनदेखा कर दे, लेकिन मासूम विहान की जब लोग हंसी उड़ाते तो वो उससे सहा नहीं जाता था। बच्चे इन सब से अनजान अपने में ही मस्त थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी विवान तो अपने भाई के बगैर कहीं जाने को तैयार भी ना होता था, लेकिन अंजलि से अपने बेटे की ये जगह हंसाई ना देखी जाती, इसलिए धीरे धीरे उसने विहान को पार्टी या मार्केट में ले जाना बंद कर दिया। विहान क्या, उसने खुद को भी घर तक सीमित कर लिया था। ये क्या बात है अंजलि, हम लोगों का नज़रिया तो नहीं बदल सकते। कहने दो उन्हें जो कहते हैं, हमें पता है हमारा विहान कितना काबिल है। ये तो तुम अपने और विहान के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो। अरे उसकी ग्रोथ के लिए बाहर निकलना, खेलना कूदना और लोगों से मिलना जुलना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना पीना। पुष्कर अक्सर उसे समझाते हुए कहता, तुम कुछ भी कहो पुष्कर, लेकिन मैं लोगों की नज़रों में अपने बेटे को हंसी का पात्र नहीं बनने दूंगी। मेरा बेटा कोई जोकर नहीं जिसे देखकर सब हंसे। अरे जब लोगों की भावनाएं ही मर गई है तो ऐसे लोगों से मिलने का क्या फ़ायदा। विवान है उसके साथ खेलने कूदने के लिए, और घर में इतना बड़ा गार्डन है, फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत। अंजलि की जिद के आगे पुष्कर ने घुटने टेक दिए। हाँ, विवान भी अब अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाता। हार कर पुष्कर को ही अकेले सोशल गैदरिंग में जाना पड़ता, और ज़्यादा ही ज़रूरत होती तो अंजलि एक आधे घंटे के लिए साथ चली जाती थी बस। दोनों ही बच्चे स्कूल जाने लगे थे। विहान का एडमिशन स्पेशल बच्चों के स्कूल में करवाया था। जैसे जैसे विवान बड़ा होता गया उसने जिद पकड़ ली कि विहान का एडमिशन भी उसके स्कूल में ही करवाए। अंजलि कितनी ही बार विहान को प्यार से समझा चुकी थी कि विहान के लिए स्पेशल स्कूल क्यों ज़रूरी है, और विवान का हर बार एक ही जवाब होता, मम्मी मेरे स्कूल में भी तो स्पेशल बच्चों के लिए अलग से क्लासेस है। अब तो भाई 2 साल स्पेशल स्कूल जा चुका है, अब आप उसे मेरे स्कूल में करवाइए। विवान तुझे पता है ना, तेरे स्कूल के बच्चे तेरे भाई को नहीं अपनाएंगे। दिल दुखेगा तेरा जब वो उसे परेशान करेंगे, और वो भी शायद वहाँ एडजस्ट ना हो पाए। आप इस बात की फिक्र ना करें मम्मी, मैं अपने भाई का ध्यान रखूँगा। और मम्मी एक बात कहूँ, हम बच्चे आप बड़े लोगों जैसे नहीं होते, हम बहुत जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हमारे लिए तो सब बच्चे एक जैसे हैं। देखना मेरे सभी दोस्त जल्दी ही मेरे भाई के दोस्त भी बन जाएंगे। मम्मी आप भाई को क्यों अलग रखना चाहती हो, क्यों उसे हम जैसा नहीं समझती। हाँ मेरा भाई खास है, सबसे खास, क्योंकि वो मेरा भाई है, बहुत प्यारा है। वो मेरी हर बात मानता है, कभी मुझसे नाराज़ नहीं होता। विवान की बातें सुन वो निशब्द रह जाती। अंजलि ने जब पुष्कर को ये सब बातें बताई तो पुष्कर ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ अंजलि सही तो कह रहा है वो, घुलने मिलने दो उसे सबसे। क्यों उसे हरदम एहसास दिलाना कि वो सबसे अलग है। अंजलि माना तुम उसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हारा हर कदम उसकी भलाई के लिए होता है, लेकिन मुझे एक डर है कि कहीं तुम्हारे उसके प्रति यह अत्यधिक देखभाल निगरानी उसे कहीं ज़्यादा ही हम पर निर्भर ना बना दे। अंजलि हमें अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाना है। कुछ समय उसे छोड़ो, थोड़ा कम अपने आप करने दो, इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें हीन भावना घर कर गई कि वो कुछ नहीं कर सकता या दूसरों से बहुत अलग है तो हम उसे चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कह तो पुष्कर सही रहा था, इसलिए अंजलि ने विहान को अपने आंचल की छाँव से बाहर निकालना सही समझा। अब विहान और विवान एक ही स्कूल में पढ़ने लगे थे। विवान के सभी दोस्तों ने कुछ ही दिनों में विहान से दोस्ती कर ली। उनके लिए विहान अलग नहीं, उनके जैसा ही था।
ये भेदभाव और उनके प्रतिहीन मानसिकता हम बड़ों के घटिया दिमाग की उपज है, वरना बच्चों की दुनिया में तो सब बराबर है। वैसे अगर उसका बेटा इस अलग दुनिया का हिस्सा ना होता तो वो भी तो ऐसी ही सोच रखती थी इनके लिए। ये विचार उसे अक्सर आत्मग्लानि से भर देते थे। विवान के साथ स्कूल जाने से विहान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। शायद उसे भी एहसास होने लगा था कि वो अलग दुनिया में नहीं रहता, बल्कि स्कूल में आकर वो समांतर दुनिया में शामिल हो चुका था। अंजलि विहान में आए बदलाव देख खुश थी। पहले जहां वो हल्की सी भी तेज आवाज से डर जाता था, अब वो डर पूरी तरह से तो नहीं, धीरे धीरे कम होने लगा था। सबका प्रयास रहता कि विहान के सामने ऊंची आवाज में ना बोले या कोई शोर शराबा ना हो। कितने ही सालों से अंजलि सागर व उसके भाई के प्रति किए गए अपने बर्ताव के कारण पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। कई बार उसके मन में आया भी कि वो सागर से मिले, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। शायद उनसे मिली माफ़ी ही उसके विहान के लिए दवा का काम कर जाए और उसका बेटा पूरी तरह से सही हो जाए। लेकिन पुष्कर इसे किस रूप में लेगा? कहीं वो उसके पिछले संबंधों के कारण उससे नफरत ना करने लग जाए, या विहान का दोषी उसे समझ अपनी जिंदगी से नहीं नहीं मैं पुष्कर और अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पाऊंगी। ये डर हमेशा उसके बढ़ते पाँव को पीछे खींच लेता। लेकिन आज के सपने के बाद उसने निश्चय कर लिया था कि वो पुष्कर को सब बताकर ही रहेगी। अंजलि, अंजलि उठो, चाय पी लो। जैसे ही पुष्कर की आवाज़ अंजलि के कानों में पड़ी, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने बाहर फैली धूप को देख घड़ी पर नज़र दौड़ाई। अरे 10 बज गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? बच्चे, उनका स्कूल। कहते हुए वो उठने लगी तो पुष्कर उसका हाथ पकड़ कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, रिलैक्स अंजलि, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, फिर आराम से चाय पियेंगे। आज पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। कहते हुए अंजलि बाथरूम में गई और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आई। अभी भी उसके चेहरे पर तनाव था। क्या बात है अंजलि, रात वाली बात को तुमने अभी तक दिल में लगा कर रखा है? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम रात भर सोई भी नहीं, तभी तो कुर्सी पर बैठे बैठे। इसलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा और बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज दिया। वैसे अंजलि, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ, फिर इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत? एक बात पूछूं अंजलि, बुरा मत मानना। इतने सालों में मैंने कई बार महसूस किया है कि तुम्हें कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कितनी ही बार मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन हर बार पता नहीं क्यों चुप हो जाती हो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? पुष्कर के मुँह से ऐसी बातें सुन अंजलि चाय पीते पीते रुक गई। उसे पता नहीं था पुष्कर ने उसके मन के भावों को बहुत पहले ही पढ़ लिया था। वो उसकी ओर देखते हुए बोली, सही कहते हो पुष्कर, मैं कई सालों से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, डरती थी तुम इसे किस रूप में लोगे, तुम्हें खोने से। कहीं तुम सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। कहते हुए अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। पुष्कर उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, अंजलि, क्या इतने सालों में तुमने मुझे इतना ही जाना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अंजलि, तुम्हारी परेशानी मेरी है, हम दोनों सुख दुख के साथी हैं। अंजलि प्लीज़ बताओ क्या बात है? पुष्कर के प्यार भरे बोल के आगे अंजलि अपने आप को रोक ना पाई और उसने सागर और अपने संबंध के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, साथ ही रिश्ते टूटने का कारण भी। सुनकर पुष्कर शांत कुर्सी पर बैठ गया और काफ़ी देर तक कुछ ना बोला। पुष्कर की ये चुप्पी अंजलि को अंदर से डरा रही थी। पुष्कर, बस मुझे इसी बात का डर था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। प्लीज़ पुष्कर कुछ बोलो वरना मैं। अंजलि की बात सुन पुष्कर ने कहा, अंजलि, सागर के साथ तुम्हारा पहले क्या रिश्ता था इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन 12 सालों में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे तुम तो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो और किसी से प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। और फिर मेरी अंजलि तो है ही इतनी प्यारी कि कोई एक नज़र में ही अपना दिल गवा बैठे। हम भी तो उनमें से एक हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ सागर का, वरना वो तुम्हारा हाथ थाम लेता तो मुझे इतनी प्यारी, सुंदर, भोली भाली सी अंजलि कभी मिल ही नहीं पाती। पुष्कर हंसते हुए माहौल को हल्का करते हुए बोला, पुष्कर, शायद तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। सागर और मेरा रिश्ता टूटने का कारण
मेरा वो स्वार्थ था। तुम्हारी अंजलि इतनी भोली भाली नहीं। अरे भोली होती तो मैं लक्ष्य के लिए वो सब ना कहती, एक माँ की ममता का तिरस्कार ना करती। पुष्कर जाने अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ है, मुझे लगता है हमारा विहान मेरी उसी करने की सज़ा भोग रहा है। इस सब की दोषी मैं हूँ पुष्कर, हाँ तुम्हारी भी, मेरे कारण ये सब हुआ है। कहते कहते अंजलि का गला रूंध गया, वो फिर से सुबकने लगी। इस बार पुष्कर उसके पास ही बैठ गया और उसके सिर को अपने कंधे पर रख उसे तसल्ली देते हुए बोला, अंजलि तुमसे जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ और तुमने अपनी उस एक गलती की खुद को बहुत सज़ा दे ली। इतने पश्चाताप के बाद तो भगवान भी बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है, और वो तो तुम्हारी एक नादानी थी। हाँ, और इस बात को दिल से निकाल दो कि विहान तुम्हारे कर्मों की सज़ा भोग रहा है। नहीं अंजलि, कोई माँ अपने बच्चे का सपने में भी बुरा नहीं चाह सकती। मुझे तो लगता है विहान भगवान की दी सबसे बड़ी सौगात है हमारे लिए। और देखो ना, भगवान ने तुम्हें उसकी माँ के रूप में चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम ही उनके दिए उपहार की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हो। और सबसे बड़ी बात, विवान वो तो मुझे एक फरिश्ता ही लगता है, इतना छोटा लेकिन कितना समझदार, जैसे भगवान ने उसे अपने बड़े भाई का हमसाया बनाकर भेजा हो, सागर की तरह। हम दोनों तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हीरे मोती जैसे दो नगीने भगवान ने हमारी झोली में दिए। पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ो अंजलि। पुष्कर, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं। क्या मैं सचमुच इस माफ़ी के लायक हूँ? आज तक कदम कदम पर तुमने मेरा साथ दिया है, बस एक बार और मेरी मदद कर दो। अंजलि उसकी ओर हाथ जोड़ते हुए बोली। हाँ बोलो ना अंजलि, क्या चाहती हो तुम? पुष्कर, मैं सागर से मिलना चाहती हूँ। मैं सागर से मिल अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देगा, मैं यूं ही पश्चाताप की अग्नि में जलती रहूँगी। पुष्कर ने उसे तसल्ली देते हुए हमें सिर हिला दिया। पुष्कर ने अंजलि से सागर के घर का पता और जिस कंपनी में वो दोनों काम करते थे वहाँ का एड्रेस लिया। लेकिन कंपनी से तो सागर अंजलि के सामने ही जा चुका था, और इतने सालों में ज़्यादातर स्टाफ भी बदल गया था, और जो 2-4 लोग पुराने थे उनका सागर से कोई कांटेक्ट नहीं था। सागर के एड्रेस पर जाकर पता लगा कि मुंबई में कहीं उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो परिवार के साथ वहीं सेटल हो गया। इन बातों को 7-8 साल हो गए थे। लक्ष्य के बारे में पूछने पर पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्य फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा कर घर पर ही बच्चों को पेंटिंग सिखाता था। हाँ, पड़ोसियों से ये भी पता चला कि सागर की शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है। साथ ही सभी ने सागर की पत्नी की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है वो। आते ही पूरे घर को संभाल लिया। अपनी सास और लक्ष्य की भी दिल से सेवा करती थी। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। पड़ोसियों से सागर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि शुरू में तो सागर की सबसे बात होती थी, पर धीरे धीरे बातचीत कम होती गई, और अब तो लगता है उसका फ़ोन नंबर ही बदल गया, क्योंकि अब तो इस नंबर पर फ़ोन ही नहीं लगता। पुष्कर ने 1-2 पड़ोसियों को अपना नंबर देते हुए कहा कि कभी भी सागर का फ़ोन आए या वो कभी यहाँ आए तो उस तक हमारा संदेश जरूर पहुँचा देना। सागर की घर गृहस्थी बसने और लक्ष्य के बारे में जानकर अंजलि को अच्छा लगा। साथ ही खुशी भी थी कि उसे उससे बेहतर जीवन संगनी मिली जो पूरे परिवार के लिए सोचती है। लेकिन सागर से ना मिल पाने के कारण वो थोड़ी निराश भी थी। लेकिन पुष्कर के समझाने के बाद कि अंजलि, दुनिया बहुत छोटी है, एक दिन सागर तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तब तक धैर्य रखो। वैसे अंजलि, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि सागर को तुमसे कोई शिकायत ही ना रहे। मतलब मैं समझी नहीं। पुष्कर, तुम कहना क्या चाहते हो? अंजलि, हमारे समाज में शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर दिव्यांग लोगों के लिए एक भ्रांति फैली हुई है कि अपनी छोटी छोटी क्षमताओं के कारण वो दूसरों पर निर्भर है या उनमें सामान्य व्यक्ति जैसी प्रतिभा नहीं। लोग ज्ञान के अभाव में मंद बुद्धि को विक्षिप्त समझते हैं। इसी भ्रांति का शिकार तुम भी बनी थी, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना है, लोगों को उनकी प्रतिभाओं से अवगत करवाएं। इन्हें इसी समाज का हिस्सा बनाना है। लोग इन्हें तिरस्कार या सहानुभूति से नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे ही सामान्य जन के रूप में स्वीकार करें।
और इनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर इन्हें भी आगे आने का मौका दे। तुम सही कह रहे हो पुष्कर, विहान के कारण मेरी आंखें खुल गई और अब हमें समाज की नज़रों पर पड़ा पर्दा हटाना है और मैं इसमें थोड़ा भी सफल होती हूँ तो ये सागर, लक्ष्य और उसकी माँ के लिए मेरे सच्चे दिल से माफ़ी होगी। उसके बाद पुष्कर और अंजलि ने मिलकर मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चों की एक संस्था को गोद लिया। वहाँ के बच्चों से जुड़ी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते। साथ ही दोनों हर सप्ताह अपने बच्चों के साथ वहाँ जाते और उन बच्चों के साथ अपना वक्त बिताते। वहाँ चल रही गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले उन बच्चों का मनोबल बढ़ाते। साथ ही साथ दोनों ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी इस संबंध में जागरूकता संबंधी मुहिम शुरू की। अनेक ऐसी संस्थाएं जो पहले से इस संबंध में कार्य कर रही थी, उनसे मिलकर भी दोनों अपना अपेक्षाकृत योगदान देने लगे, जिसका सुखद आंशिक परिणाम भी धीरे धीरे मिलने लगा था। दोनों को पता था समाज की मानसिकता एक दिन, महीने या कुछ सालों में बदलने वाली नहीं, लेकिन इतना विश्वास था कि बदलाव आएगा ज़रूर। और यही परिवर्तन लाना उन दोनों के साथ साथ विहान और विवान के जीवन का उद्देश्य बन गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।